अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 8 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 10A से लेकर आर्टिकल नंबर 13 तक। अब आते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 10A के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल नंबर 10A 18 अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल मीन्स के तो सिंपली ट्रायल मीन्स के तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनज़र रख के उसके बाद जजमेंट दी जाए, उसके बाद फैसला दिया जाए, वो होता है ट्रायल। और फेयर मीन्स के जस्टिस होनी चाहिए, इंसाफ वाला ट्रायल होना चाहिए। राइट टू फेयर ट्रायल ये एक फंडामेंटल राइट है जो 18 अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। For the determination of his civil right and obligation or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process। तो सिंपली आर्टिकल नंबर 10A ये डिफ़ाइन करता है कि किसी भी नेचर का केस हो, सिविल नेचर का कोई केस हो, सिविल सूट हो या क्रिमिनल चार्ज हो किसी के अगेंस्ट या क्रिमिनल केस हो, तो उस दोनों में तो जो शख्स के ऊपर लिटिगेशन फ़ाइल की गई है, जिसके ऊपर सूट या केस फाइल किया गया, उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उसके साथ जो है फेयर ट्रायल चले, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 10A। और फेयर ट्रायल को ड्यू प्रोसेस भी कह सकते हैं। ड्यू प्रोसेस को भी आर्टिकल नंबर 10A में बताया गया है। तो मैं आपको थोड़ी जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आर्टिकल नंबर 10A का, कि कोई भी कोर्ट हो या कोई भी ट्रिब्यूनल हो या कोई भी फॉरम हो, जो उसकी ड्यूटी है कि वो पर्सन को ट्रीट करे अकॉर्डिंग विथ लॉ के तहत उस शख्स को ट्रीट करे, उस शख्स को फेयर हेयरिंग, फेयर ट्रायल प्रोवाइड करे, ग्रांट करे। और जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट्स हैं, वो इम्पार्शल होनी चाहिए, वो जो है फेयर होनी चाहिए। कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल या कोई दूसरा फॉर्म है जिसके तहत किसी शख्स को ट्रीट किया जा रहा है, तो वो फेयर और इम्पार्शल होना लाजमी है। फेयर ट्रायल एक जो सिविलाइज्ड नेशन का रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है, जर्नल प्रिंसिपल, जो इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग में यूज़ होता है। ये एक जर्नल प्रिंसिपल है सिविलाइज्ड नेशन का। इस आर्टिकल के ऊपर एक लैटिन वर्ड, एक प्रिंसिपल से शायद आपने पढ़ा हो, वो है कि नेमो डेबिट एजा जुडेक्स इन प्रोक्सी काजा, कि नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, इन हिज ओन काज, कि कोई भी शख्स अपने केस में, अपने काज में जज नहीं बन सकता। और जज ऐसा कोई भी केस नहीं हेयर करेगा, नहीं सुनेगा जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। तो बेसिकली आर्टिकल 10A का मकसद ये है कि कोई भी शख्स है, उसके साथ फेयर ट्रायल हो, उसके साथ इंसाफ हो, उसको जजमेंट उसके गवाहों एविडेंस के मुताबिक दी जाए। तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 10A बनाया गया था। इस आर्टिकल के ऊपर एक केस ला है, PLD 2015 लाहौर का है, 272 पेज नंबर पर लिखा हुआ है। तो इसमें ये कहा गया था कि जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है वो असेंशियल है, सब जो भी ममालिक है, जो भी कंट्रीज़ हैं, उसके लिए राइट टू फेयर असेंशियल है, रिस्पेक्टिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगर जनरली देखा जाए कि जो फ्री ट्रायल का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 10A का। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 11 के ऊपर। स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, ETC प्रोहिबिटेड। स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी मीन्स गुलामी, और फोर्स्ड लेबर के किसी शख्स को आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी काम के लिए मजबूर करें, वो प्रोहिबिटेड किया गया है। वो कैसे, अभी डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 11 में। क्लास 1, स्लेवरी इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। स्लेवरी क्या है? एक नॉन एग्जिस्टेंट है, एंड फॉरबिडन और मना की गई है, एंड नो लॉ शैल परमिट, एक और कोई भी लॉ जो है वो इजाज़त नहीं देता, ना ही वो कोई फैसिलिएट करता है, ना ही कोई सहूलत देता है कि स्लेवरी या फोर्स्ड लेबर को आप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं किसी भी फॉर्म में।
क्लास 2 ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग आर प्रोहिबिटेड। किसी भी फोर्स लेबर, किसी भी किस्म की फोर्स लेबर या ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग के किसी भी शख्स की सेल व फ़रोख्त जो है वो प्रोहिबिटेड की गई है पाकिस्तान में। तो क्लास 2 में बेसिकली दो बातें कर रहा है, एक के फोर्स लेबर किसी भी किस्म की नहीं हो सकती, प्रोहिबिटेड, और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स की खरीद व फरोख्त है वो भी प्रोहिबिटेड की गई है क्लास 2 में। क्लास नंबर 3, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी इंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री और एनी माइन और एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो सिंपली क्लास 3 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कोई भी बच्चा जो 14 ईयर्स से कम है, जो 14 साल से कम है, उसको आप किसी भी फैक्ट्री, किसी भी माइन या किसी भी हैज़ार्डियस प्लेस के, एक ख़तरनाक प्लेस, डेंजरस जगह पर आप एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं कर सकते। अब आते हैं क्लास नंबर 4 पे। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट कंपलसरी सर्विस। तो क्लास नंबर 4 में एक्सेप्शंस बता रहा है कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी सर्विस में ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। नंबर ए, बाय एनी पर्सन अंडरगोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, कि कोई भी शख्स जिसे लॉ के तहत उसने कुछ ऑफेंस किया है या लॉ के तहत उसे कोई पनिशमेंट दी गई है, तो वो पर्सन, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, वो इस आर्टिकल में इंक्लूड नहीं होगा। क्लास बी, सब क्लास बी, रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पस, या कोई लॉ जो है कोई शख्स फोर्स लेबर करवा रहा है किसी पब्लिक पर्पस के लिए, जो चीज़ लॉ रिक्वायर्ड करता है तो वो करवा सकता है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन फिर से दी गई है, जैसे कि प्रोवाइडेड दे नो कंपलसरी शैल बी ऑफ अ क्रूअल नेचर और इनकम्पैटिबल विथ ह्यूमन डिग्निटी। तो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी शख्स जो है क्रूअल नेचर का कोई फोर्स लेबर करवा रहा है या ऐसी फोर्स लेबर करवा रहा है जिससे ह्यूमन डिग्निटी को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उस शख्स के ऊपर ये आर्टिकल एप्लीकेबल होगा। जो एक्सप्रेशन है फोर्स लेबर, उससे आप ये भी जो है कह सकते हैं कि लेबर और अ पर्सन इज़ फोर्स्ड टू डू, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ही इज़ नॉट विलिंग टू डू बट इट इज़ एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ हिम अंडर सम थ्रेट और कंपल्शन। तो ये आर्टिकल नंबर 11 है, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप उस शख्स को उसके जो फोर्स लेबर करवा रहे हैं उसके कंपनसेशन दे रहे हैं या उसकी कुछ पेमेंट पे कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। ये आप सेक्शन नंबर 374 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड में ये डिफ़ाइन किया गया है। अगर किसी भी शख्स को आप मजबूर करते हैं फोर्स लेबर करने के लिए, उसकी विल के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपको इस सेक्शन नंबर 374 के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी। और फर्दर मैं आपको कुछ ये भी बताऊंगा इस आर्टिकल में कि अगर गवर्नमेंट किसी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस अगर गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है तो वो एबल सिटीज़न को फोर्स कर सकती है, बट वो जो शख्स है जिसे फोर्स करेगी वो 21 ईयर से लेकर 45 ईयर के दरमियान होने चाहिए। और गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड जो होंगे वो होंगी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जिसमें जनरली इंटरेस्ट होगा कम्युनिटी का एज अ होल। तो सिंपली अगर किसी गवर्नमेंट को मिलिट्री सर्विस की रिक्वायर्ड है तो उसमें पूरी कम्युनिटी का ही जो है बेनिफिट होगा, उसमें जनरल इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट, तो इसीलिए गवर्नमेंट फोर्स्ड कर सकती है जनरल इंटरेस्ट के लिए। तो ये था आर्टिकल नंबर 11। बातें आर्टिकल नंबर 12 के ऊपर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट मीन्स के प्रीवियस लॉ की जो एप्लीकेबिलिटी, जो प्रीवियस लॉ है उसकी इन्फोर्समेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे कि आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स जो है 25 दिसंबर 2019 में कोई ऑफेंस कमिट करता है, बट जिस टाइम वो ऑफेंस कमिट कर रहा था उस वक्त कोई भी लॉ मौजूद नहीं था उस ऑफेंस के रिलेटेड, बट वो जो है अब 1 अप्रैल 2020 में उस ऑफेंस के रिलेटेड कोई लॉ बना, उसमें पनिशमेंट भी बताई गई थी कि अगर
इस टाइप का किसी ने ऑफेंस किया तो उसको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। तो उस शख्स को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि उस शख्स ने उस जिस वक्त ऑफेंस किया था उस वक्त कोई भी ऐसा लॉ मौजूद नहीं था, वो बाद में बना है। जब से उसकी इन्फोर्समेंट होगी उसके बाद जो भी केस आएंगे उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। जो प्रीवियस लॉ था, प्रीवियस ऑफेंस था, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 12 का। अभी डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल में लिखा क्या हुआ है। क्लास नंबर 1, नो लॉ शल अथोराइज्ड पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन। कोई भी लॉ अथोराइज नहीं करता कि आप किसी शख्स को पनिशमेंट दें। सब क्लास ए, फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट, ओमिशन और। तो ये वही बात है जो हमने एग्जाम्पल में डिस्कस की कि कोई भी शख्स कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन करता है उसको वो पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त उसने कोई ओमिशन कोई एक्ट किया उस वक्त उस रिलेटेड कोई भी लॉ मौजूद नहीं था। क्लास बी, फॉर एन ऑफेंस बाय अ पेनल्टी ग्रेटर देन और ऑफ काइंड डिफरेंट फ्रॉम द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर दैट ऑफेंस एट द टाइम दैट ऑफेंस वाज कमिटेड। तो सब क्लास बी में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जिस वक्त कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा था, अगर उस वक्त कोई लॉ पेनल्टी प्रिस्क्राइब कर देता है या की हुई होए कि कोई भी ऑफेंस है उसकी इतनी पेनल्टी या इतनी सज़ा है, तो उस शख्स को उस ऑफेंस की पेनल्टी दी जाएगी, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, बट उससे रिलेटेड लॉ मौजूद होना लाजमी। अगर लॉ मौजूद नहीं है तो उस शख्स को पेनल्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस ऑफेंस के रिलेटेड उस वक्त कोई भी लॉ मौजूद नहीं था। सब क्लास नंबर बी में ये भी बात कर रहा है कि किसी शख्स को जिस टाइम पनिशमेंट दी गई है तो उस वक्त पनिशमेंट कम थी, बट कुछ अरसे के बाद उसी सेम ऑफेंस की पनिशमेंट बढ़ गई। तो वो शख्स जिसने पहले कमिट किया, जिसको पहले पनिशमेंट मिल चुकी है, उसकी वो जो है पनिशमेंट बढ़ेगी नहीं, उसकी जो प्रीवियस लॉ में बताई गई थी वो ही होगी। तो आर्टिकल नंबर 12 जो है प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के। क्लास नंबर 2 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि 23 मार्च 1956 से लेकर जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 1973 वाला, इसके बीच में अगर कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोकेशन या सबवर्शन करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर क्लास नंबर 1 एंड आर्टिकल नंबर 270 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेसिकली ये था आर्टिकल नंबर 12। आते हैं आर्टिकल नंबर 13 के ऊपर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल नंबर 13 डबल पनिशमेंट की प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स एक ऑफेंस कमिट करता है, उसको उस ऑफेंस की सज़ा भी मिली। जब सज़ा मुकम्मल होने के बाद वो आज़ाद होता है तो उसी सेम ऑफेंस में उसको दोबारा पनिशमेंट, दोबारा ट्रायल हम नहीं चला सकते, डबल पनिशमेंट नहीं कर सकते। उसकी प्रोटेक्शन आर्टिकल नंबर 13 देता है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी शख्स एक सेम ही ऑफेंस में 2 मरतबा या एक से ज़्यादा पनिश्ड नहीं किया जा सकता, ना ही उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है एक से ज़्यादा मरतबा उसी सेम ऑफेंस में। नंबर बी, शल व्हेन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। और ना ही उस शख्स को जिसने ऑफेंस कमेंट किया उसको मजबूर कर सकते हैं कि आप अपने खिलाफ़ कोई विटनेसेस या अपने खिलाफ़ कोई एविडेंस बताएं। उससे हम ज़बरदस्ती कोई एविडेंस, कोई विटनेसेस उगलवा नहीं सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि आप तस्लीम करें कि आपने ये ऑफेंस किया है। जो वर्ड शैल बी प्रोसिक्यूटेड मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 3A में, वो रिफर्स करता है कि इनिशिएट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ क्रिमिनल नेचर बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशल ट्रिब्यूनल, के किसी भी क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना कोर्ट में या किसी ट्रिब्यूनल में, जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ में उसके तहत।
और जो टर्म ऑफेंस है वो सिग्निफाई करता है कि एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल अंडर सम प्रोविजन ऑफ लॉ, और वो ऑफेंस जिसकी इनेक्टमेंट जिसकी कोर्ट्स डिफरेंट हो तो उस केस में डबल पनिशमेंट हो सकती है। जैसे कि ऑफेंस ऑफ स्मगलिंग ऑफ हेरोइन वाज पनिशेबल अंडर कस्टम एक्ट, तो हेरोइन की स्मगलिंग करना एक पनिशेबल ऑफेंस है कस्टम एक्ट के तहत, और नार्कोटिक्स को परचेज करना, हेरोइन को परचेज करना, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है बट कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक एक्ट के तहत। तो ये दोनों दो ऑफेंस है, दोनों अलग अलग एक्ट में आते हैं, इन दोनों की इनेक्टमेंट दोनों की कोर्ट्स अलग है, तो इसमें डबल पनिशमेंट हो सकती है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 403 भी ये डिफ़ाइन करता है कि किसी भी शख्स का एक ऑफेंस के 2 मरतबा ट्रायल नहीं चल सकते, तो आप सेक्शन 403 फर्दर पढ़ सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 15 ऑफ कानून शहादत भी डिफ़ाइन करता है आर्टिकल नंबर 13 को, उससे रिलेटेड है। अब आर्टिकल नंबर 13 के रिलेटेड एक लीगल मैगजीन है वो हम डिस्कस करते हैं। नेमो डेबिट बेस वेक्सरी प्रो उना एट एडम काजा मीन्स के नो पर्सन शुड बी ट्वाइस डिस्टर्ब्ड फॉर द सेम केस, कि किसी भी शख्स को आप एक केस में काज में 2 मरतबा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यह एक लैटिन मैगजीम है। नेमो NEMO नेमो डेबिट DEBET डेबिट BIS बेस वेक्सरी VEXARI वेक्सरी PRO प्रो UNA ओना ET इट EADM एडम काजा। तो इसका बेसिकली ये मकसद है कि आप किसी भी शख्स को एक केस में 2 मरतबा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और 2 कॉमन लॉ के जर्नल प्रिंसिपल्स भी हैं जो आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड है। आर्टरी फॉइस एक्यूटल AUTRE आर्टरी FOIS फॉइस एक्यूटल, कि किसी भी शख्स को फॉर्मली एक्यूटल करना, एक्यूट करना, आज़ाद करना। दूसरा एक्यूटरी फॉइस कन्वेक्ट, एक्यूटरी फॉइस कन्वेक्ट मीन्स कि किसी भी शख्स को फॉर्मली कन्वेक्ट करना। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जर्नल कॉमन लॉ के जो रिलेटेड हैं आर्टिकल नंबर 13 से। तो बेसिकली ये था आर्टिकल नंबर 13। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।